Welcome dear students. Today's topic is Introduction to Memory Management. After completing this lecture, you will be able to know the need of memory management. Then you will be able to describe how process is created and loaded to the memory. अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ मैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इससे जनरली शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में. एंड लिंकिंग विद अदर टॉपिक्स की मैं बात करूँ तो मेमोरी मैनेजमेंट के सारे टॉपिक्स आपस में लिंक्ड हैं. जो मेमोरी मैनेजमेंट में हम कंसेप्ट पढ़ेंगे वो वर्चुअल मेमोरी में कहीं ना कहीं आपके यूज होंगे, या इन बिटवीन आज जो मैं टर्म्स डिस्क्राइब करूंगी वो नेक्स्ट लेक्चर में यूज होंगे एंड सो ऑन. तो बीच में आप कोई भी लेक्चर को स्किप कर सकते हैं. एंड अगेन मेमोरी मैनेजमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो जनरली स्टूडेंट्स को बहुत डिफिकल्ट लगता है. तो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन अ वे कि ये आपका फेवरेट पार्ट रहेगा ऑपरेटिंग सिस्टम का. बट बीच में से आप कोई भी टॉपिक मिस नहीं कर सकते. सारे टॉपिक्स मेमोरी मैनेजमेंट और वर्चुअल मेमोरी के लिंक्ड है. तो आइए देखते हैं इंट्रोडक्शन टू मेमोरी मैनेजमेंट. तो इंट्रोडक्शन टू मेमोरी मैनेजमेंट में हम सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज द नीड ऑफ मैनेजिंग मेमोरी. हमें ये तो पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी को मैनेज करता है जो आपकी मेन मेमोरी रहती है. बट व्हाट इज एग्जैक्टली द नीड ऑफ मैनेजिंग नीड ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट. तो ये समझने से पहले कुछ ऑब्वियस सी बेसिक बातें वापस से रिविजिट कर लेते हैं. तो हमारे पास होता है एक सीपीयू. सीपीयू कुछ मेमोरीज को डायरेक्टली एक्सेस कर लेता है और कुछ मेमोरीज को डायरेक्टली एक्सेस करता है. जैसे अगर मैं बात करूँ तो सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस करता है रजिस्टर्स को, देन मेन मेमोरी. इन कुछ मेमोरीज को सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस करता है. डायरेक्टली एक्सेस का मतलब है डायरेक्टली मैनिपुलेशन कर सकते हैं. यहाँ से डेटा ले सकता है, कुछ मैनिपुलेट कर सकता है और वापस से स्टोर कर सकता है. तो ये कुछ ऐसी मेमोरीज है जिनको सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है. और एक हमारे पास मेमोरी होती है सेकेंडरी मेमोरी. सेकेंडरी मेमोरी को सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता. ये कुछ हम बेसिक्स बात कर रहे हैं कंप्यूटर्स की. तो अगर हम मेमोरी की बात करें इन जनरल, तो मेमोरी रिलेटेड हमारा मेन कंसिडरेशन क्या रहेगा. 3 कंसिडरेशन है जो हमें लेने होते हैं रिगार्डिंग मेमोरी. फर्स्ट इज साइज ऑफ मेमोरी, नेक्स्ट इज एक्सेस टाइम, थर्ड इज द कॉस्ट. तो अगर हम बात करें, जब भी आपको मेमोरी के बारे में कुछ भी सोचना है या खरीदनी है या फिर आपको डिसाइड करना है कि कौन सी मेमोरी बेटर है किस टर्म्स में, तो 3 टर्म्स होती है. साइज ऑफ मेमोरी, देन एक्सेस टाइम एंड लास्टली इज द कॉस्ट. तो अगर मैं बात करूँ तो साइज ऑफ मेमोरी शुड बी मोर. कहीं ना कहीं वो मेमोरी ज़्यादा बड़ी है जो ज़्यादा अच्छी है जो ज़्यादा साइज में है. क्यों? क्योंकि जितनी ज़्यादा होगा साइज ऑफ मेमोरी उतना ज़्यादा आप प्रोग्राम को लोड कर सकते. अगर आपके पास साइज़ की मैं बात करूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा मेमोरी होगी उतना ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम या उतने ज़्यादा प्रोग्राम्स आप लोड कर सकते हो इन मेमोरी. और अगर मैं एक्सेस टाइम की बात करूँ कि कितना टाइम लग रहा है डेटा उठाने में, मैनिपुलेशन करने में या डेटा वापस स्टोर करने के लिए, दैट इज दी एक्सेस टाइम, वो शुड बी लेस. तो एक्सेस टाइम शुड बी लेस फॉर अ मेमोरी. और लास्टली कॉस्ट की बात करूँ तो कॉस्ट ऑब्वियसली बात है लेस होनी चाहिए. तो जो कॉस्ट है, जो आपकी मेमोरी है वो इनएक्सपेंसिव हो. तो ये 3 कंसिडरेशन है मेमोरी को लेके. पहली बात है साइज बड़ा होना चाहिए, एक्सेस टाइम कम होना चाहिए और साथ ही साथ उसका कॉस्ट भी कम होना चाहिए. बट अगर यहाँ पे देखें हम तो फर्स्ट 2 पॉइंट्स में एक ट्रेड ऑफ है. अब ट्रेड ऑफ से मेरा क्या मतलब है कि ये दोनों पॉइंट्स जो है कॉन्ट्राडिक्टरी हैं. ऐसे कॉन्ट्राडिक्टरी इसलिए, जैसे सपोज करो आपकी मेमोरी बहुत बड़ी है तो उसका जो एक्सेस टाइम होगा वो बड़ा होगा, मीन्स ज़्यादा आएगा. जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर में बताऊँ, अगर आपकी लोकेशन जो सर्च की लोकेशन है, घर की बात करूँ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका घर बड़ा है तो कोई भी चीज़ ढूंढने में आपको टाइम भी ज़्यादा लगेगा. तो उसी तरीके से अगर आपकी मेमोरी बड़ी है तो एक्सेस टाइम भी बड़ी ही हो, और अगर मेमोरी छोटी है तो एक्सेस टाइम भी छोटा होगा. तभी अगर हम यहाँ पे देखें तो रजिस्टर्स का जो एक्सेस टाइम होता है वो सबसे फास्ट होता है. रजिस्टर्स का एक्सेस टाइम सबसे फास्ट क्यों होता है? क्योंकि वो सबसे कम क्वांटिटी में या कम साइज में अवेलेबल होता है. फिर उसके बाद बड़ा साइज हम बात करें तो कैश का रहता है,
उससे बड़ा साइज बात करें तो मेन मेमोरी का रहता है, और उससे बड़ा साइज बात करें तो सेकेंडरी मेमोरी का रहता है। और इन्हीं के अकॉर्डिंग इनका एक्सेस टाइम भी होता है। जैसे मैंने पहले बताया है कि जितनी बड़ी स्पेस होगी उतना ढूंढने में डिफिकल्टी होगी, तो एक्सेस टाइम भी ज्यादा लगेगा। तो अगर इनके बीच में मैं कंपैरिजन की बात करूं, साइज ऑफ सेकेंडरी बिगर देन दैट ऑफ मेन मेमोरी, that of cache bigger than that of, है। तो इस तरीके से इनका साइज वेरी करता है। ठीक है, तो इस तरीके से इनका साइज वेरी करता है। सेकेंडरी मेमोरी सबसे ज्यादा साइज में अवेलेबल होती है, एंड सो ऑन टू दी रजिस्टर्स। एंड देन एक्सेस टाइम की मैं बात करूं तो सबसे बेस्ट रहता है रजिस्टर्स का, सबसे बड़ा होता है कैश में, देन मेन मेमोरी में, लास्टली तो दी एक्सेस टाइम डिपेंड्स ऑन दी साइज। अगर साइज बड़ा है तो एक्सेस टाइम ज़्यादा लगेगा, और साइज छोटा है तो एक्सेस टाइम कम लगेगा। जितनी छोटी जगह होगी उतना ढूंढना आसान होगा। सो दैट मीन्स ये दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्रेडिक्टरी हैं, बट हमें क्या चाहिए, हमें साइज तो बड़ा चाहिए क्योंकि हमें ज़्यादा प्रोग्राम्स लोड करने हैं, बट एक्सेस टाइम कम चाहिए क्योंकि उन पे मैनिपुलेशन जो है वो हमें फास्ट करनी है। अब इसको कैसे अचीव करें, तो इसको अचीव करने के लिए जो सॉल्यूशन यूज किया, आई विल एक्सप्लेन दैट सॉल्यूशन। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए व्हाट हैपेंस इज, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए व्हाट हैपेंस इज, जैसे मैंने पहले बताया सीपीयू डायरेक्टली इंटरेक्ट करेगा मेन मेमोरी से। तो हम क्या करेंगे, जितने भी आपको प्रोग्राम्स रखने हैं आप वो सारे प्रोग्राम्स रखोगे कहाँ पे, सेकेंडरी मेमोरी में। तो सेकेंडरी मेमोरी हमारे पास बहुत बड़ी होती है, उसका साइज क्या हो गया, बहुत बड़ा हो गया। तो ज्यादा साइज रखने के लिए हमने क्या यूज किया, सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी में जितने भी प्रोग्राम्स है आप वो रख सकते हो, बट जब आपको उनको एक्सेस करना है, सपोज करो मुझे P3 प्रोग्राम है जिसे एक्सेस करना है, तो हम उसको कहाँ ले आएंगे, मेन मेमोरी में। तो अब मेन मेमोरी हमारे पास छोटी है, उसमें से कोई भी चीज हमें एक्सेस करनी होगी तो वो फास्ट होगी। तो एक्सेस करने के लिए हमने यूज किया मेन मेमोरी, बट स्टोर करने के लिए हमने यूज किया सेकेंडरी मेमोरी। और इसके अकॉर्डिंग हम आगे जाके देखेंगे भी कि आपका एक्सेस टाइम जो है वो फाइनली टोटल का भी रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप एक प्रोग्राम को सेकेंडरी मेमोरी से उठा के मेन मेमोरी में भी लेके आ रहे हो, तो उसमें भी कुछ टाइम लग रहा है, बट ओवरऑल जो टाइम है वो एक्सेस ऑफ सेकेंडरी मेमोरी से बहुत ही कम आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल सेकेंडरी मेमोरी का एक्सेस टाइम is 100 nanosecond and main memory का access time is 10 नैनोसेकेंड्स। तो अब हम क्या कर रहे हैं, सारे प्रोग्राम्स को रख रहे हैं सेकेंडरी मेमोरी में, और जिन प्रोग्राम्स की जरूरत है उनको मेन मेमोरी में ला रहे हैं, और मेन मेमोरी से हम एक्सेस कर रहे हैं, सेकेंडरी मेमोरी से एक्सेस नहीं कर रहे हैं। तो सेकेंडरी मेमोरी से प्रोग्राम्स को लेके आ रहे हैं टू दी मेन मेमोरी। तो अगर हम कंबाइंड एक्सेस टाइम भी देखेंगे, तो कंबाइंड एक्सेस टाइम, तो जो हमारा कंबाइंड एक्सेस टाइम है, कंबाइंड एक्सेस टाइम से मेरा मतलब है, क्योंकि कुछ प्रोग्राम्स तो हमारे को मेन मेमोरी में मिल जाएंगे, कुछ प्रोग्राम्स मेन मेमोरी में नहीं होंगे, तो उन्हें हम सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में लेके आएंगे, तो एक्सेस टाइम थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। तो कंबाइंड एक्सेस टाइम की अगर हम बात करें तो दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली अराउंड 20 नैनोसेकेंड्स। तो अगर एक्सेस टाइम की बात करें थोड़ा सा तो जरूर बढ़ेगा, बट इतना ज्यादा नहीं बढ़ेगा। और ये 20 नैनोसेकेंड कैसे आया है, ये हम तब देखेंगे जब हम देखेंगे इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम का टॉपिक विल बी। तो ये वैल्यू 20 नैनोसेकेंड कैसे आई है, ये इररेलेवेंट वैल्यू है, हो सकता है ये वैल्यू जो है 25 आए, 30 आए, ये मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है, बट ये टॉपिक हम तब कवर करेंगे जब हम इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम देखेंगे। यहाँ पे बस रेलेवेंस इसका ये है
कि अगर आप सेकेंडरी मेमोरी से एक्सेस करते हो तो अगर आपको 100 नैनो सेकेंड लग रहे हैं और मेन मेमोरी से एक्सेस करने में 20 नैनो सेकेंड लग रहे हैं, तो इस तरीके से करने से मेमोरी का एक्सेस टाइम बढ़ेगा, बट इट विल बी वेरी लेस देन द सेकेंडरी मेमोरी एक्सेस टाइम। तो मेन मेमोरी का हमने यूज ऐसे किया कि साइज बढ़ गया बट एक्सेस टाइम भी कम रहा। तो नाउ हमने फाइनली एक ऐसा सॉल्यूशन निकाला जिससे एक्सेस टाइम जो है घट गया बट साइज ऑफ मेमोरी लार्ज रहा। तो साइज ऑफ मेमोरी लार्ज इसलिए है क्योंकि हमने यूज किए सेकेंडरी मेमोरी का, सारे प्रोग्राम्स हमने रखे सेकेंडरी मेमोरी में, बट एक्सेस टाइम क्यों रिड्यूस हुआ है, क्योंकि एक्सेस टाइम के लिए हमने यूज किया है मेन मेमोरी का। तो कहीं ना कहीं हम दोनों मेमोरी के बीच में मैनेजमेंट करेंगे। और यहाँ पे जो मैनेजमेंट का इशू आ रहा है, जो मैंने बात की कि व्हाट इज द नीड ऑफ मैनेजमेंट, तो हमें ये इंश्योर करना है कि जो ज्यादा प्रोग्राम्स यूज हो रहे हैं सीपीयू को जल्दी जल्दी एक्सेस करने हैं, वो सारे उसको मेन मेमोरी में मिले, क्योंकि अगर मेन मेमोरी में मिलेंगे तो एक्सेस टाइम कम रहेगा। अगर ज्यादातर प्रोग्राम्स आपके सेकेंडरी मेमोरी में रहेंगे तो उनको मेन मेमोरी में लेके आने के बाद एक्सेस करने से टाइम बढ़ रहा है। तो मेन मेमोरी का जो मैनेजमेंट इशू यहाँ पे रहेगा वो ये होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम ये कोशिश करेगा कि जो प्रोग्राम ज्यादा एक्सेस हो रहे हैं वो मेन मेमोरी में रहे। तो यहाँ पे जो मेन मेमोरी का मैनेजमेंट इशू है दैट इज ओएस विल इंश्योर। तो फर्स्ट मेन मेमोरी मैनेजमेंट की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि यहाँ पे ओएस को ये इंश्योर करना है कि जिन प्रोग्राम्स की जरूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है, फ्रीक्वेंटली बढ़ती है, वो सारे के सारे मेन मेमोरी में हो, क्योंकि अगर वो मेन मेमोरी में होंगे तो एक्सेस जल्दी हो जाएंगे, वरना अगर वो सेकेंडरी मेमोरी में होंगे तो हम उन्हें पहले मेन मेमोरी में लेके आएंगे फिर एक्सेस करेंगे, तो जिससे ओवरऑल टाइम जो है वो बढ़ रहा है। तो यहाँ पे ओएस को ये ध्यान रखना है कि जिन प्रोग्राम्स की जरूरत ज़्यादा है, जल्दी है, तो उनको मेन मेमोरी में हमें रखना है। अब हम मेन मेमोरी के बारे में बात कर रहे हैं और किसी मेमोरी के बारे में बात नहीं कर रहे। सबसे पहली चीज़ तो हमने ये देख ली है कि मेमोरी को मैनेज करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमने दो टाइप की मेमोरी रखी है और हमें प्रोग्राम्स को एक मेमोरी से दूसरी मेमोरी में लेके आना है। तो यहाँ पे एक मैनेजमेंट का इशू आ गया। बट अगर सिर्फ हम मेन मेमोरी की भी बात करें, वहाँ पे भी हमें मैनेजमेंट करना ज़रूरी है। और मैनेजमेंट करना क्यों ज़रूरी है ये हम देखेंगे यूजिंग सीपीयू यूटिलाइजेशन। तो हम देखेंगे यूजिंग वन एग्जांपल। डायरेक्टली मैं फॉर्मूला नहीं बताऊंगी, एक एग्जांपल बताऊंगी, ये थोड़ा सा और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो नाउ सपोज, तो आप सपोज करें आपका मेन मेमोरी का साइज क्या है, 4 MB है, और प्रोसेस का साइज भी 4 MB है। मीन्स आपने बहुत बड़ा प्रोग्राम लिखा है, जब वो मेमोरी में आएगा तो उसको आप प्रोसेस कह देंगे। तो आपने बहुत बड़ा प्रोग्राम लिखा है, उसका भी साइज 4 MB है, तो उसकी वजह से अगर आप नंबर ऑफ प्रोसेसेस की बात करें तो वो कितने हो जाएंगे 1, क्योंकि 4 MB का साइज है और 4 MB ही साइज है प्रोसेस का, तो एक ही प्रोसेस आ सकता है मेन मेमोरी में। तो नंबर ऑफ प्रोसेसेस इन मेन मेमोरी कितने हो गए 1। और ये नंबर ऑफ प्रोसेसेस इन मेन मेमोरी क्या होता है, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, ऑलरेडी हम डिस्क्राइब कर चुके हैं। नंबर ऑफ प्रोसेसेस इन मेन मेमोरी इज नोन एज डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो अब इस केस में अगर मैं सीपीयू यूटिलाइजेशन की बात करूं तो सीपीयू यूटिलाइजेशन कितनी आएगी, सीपीयू यूटिलाइजेशन हम कैसे निकालेंगे, नहीं, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या हो गया 1 हो गया। तो अगर हम सपोज करते हैं, सपोज आयो यहाँ पे हमने एक और एजम्पशन लिया है कि सपोज करो आपका एक ऐसा प्रोसेस है जो 80% ऑफ द टाइम इनपुट आउटपुट को एक्सेस कर रहा है और 20% ऑफ द टाइम ही सीपीयू को यूज करेगा, तो 80% ऑफ द टाइम वो आईओ के लिए जा रहा है। तो इस केस में सीपीयू यूटिलाइजेशन कितनी आ जाएगी 1 माइनस 80%, राइट, क्योंकि 80% ऑफ द टाइम तो वो आईओ कर रहा है, वो कोई काम नहीं कर रहा। 100% ऑफ द टाइम सीपीयू जो है उसके पास अवेलेबल है, क्योंकि एक ही प्रोसेस है मेमोरी में। तो 100 माइनस 80%, कैसे भी लिख सकते हैं आप। तो 80% ऑफ द टाइम वो आईओ कर रहा है, दैट इज 0.8। तो अगर हम सीपीयू यूटिलाइजेशन देखें तो वो आ रहा है 0.2। सीपीयू की यूटिलाइजेशन बहुत ही कम हो गई। सीपीयू की यूटिलाइजेशन बहुत कम क्यों हुई, क्योंकि मेमोरी में सिर्फ एक ही प्रोसेस है और वो प्रोसेस 80% ऑफ द टाइम तो आईओ ही कर रहा है। तो कितना परसेंट ऑफ द टाइम
सीपीयू को यूज कर रहा है 0.2%। ये ऑब्वियस सी बात है। इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कमिंग आउट टू बी 1 माइनस पी, एंड पी इज टाइम। तो अगर 80% ऑफ द टाइम जो प्रोसेस है फालतू काम कर रहा है, तो एक्चुअल काम वो कितने परसेंट ऑफ द टाइम कर रहा है? सिर्फ 20% ऑफ द टाइम कर रहा है। तो जो वैल्यू आ गई 0. तो इसके अकॉर्डिंग सीपीयू यूटिलाइजेशन आ गई 0.2, जो कि बहुत ही कम है। तो हमने सोचा कि मेन मेमोरी को थोड़ा बढ़ा देते हैं। तो नेक्स्ट हमने मेन मेमोरी थोड़ी सी और ज़्यादा बाय कर ली या परचेज कर ली। तो नेक्स्ट मेन मेमोरी का जो साइज है सपोज कर हो गया 16 MB, और अब प्रोसेस का साइज भी वही है 4 MB। नाउ डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। तो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग की मैं बात करूँ तो अब कितने प्रोसेस आ सकते हैं? एक प्रोसेस का साइज है 4 MB और टोटल मेन मेमोरी का साइज है 16 MB। तो दैट मीन्स 4 प्रोसेसेस कैन बी इन दी मेन मेमोरी। ठीक है, तो 4 प्रोसेसेस मेन मेमोरी में आ सकते हैं क्योंकि सबका साइज है 4, तो 4 × 4 इज 16। तो दैट मीन्स डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या हो गई? 4। और हर एक जो है p टाइम्स IO कर रहा है। फर्स्ट प्रोसेस p टाइम IO करेगा, सेकेंड प्रोसेस p टाइम IO करेगा, थर्ड प्रोसेस p टाइम IO करेगा, एंड फोर्थ प्रोसेस p टाइम IO करेगा। तो अब इस केस में CPU यूटिलाइजेशन की बात करें तो टोटल टाइम उनके पास अवेलेबल है 1, माइनस उसमें से कितना टाइम वो IO कर रहे हैं? फर्स्ट वाला कर रहा है p टाइम, सेकेंड वाला कर रहा है p टाइम, थर्ड वाला कर रहा है p टाइम, फोर्थ वाला कर रहा है टाइम। दैट मीन्स 1 माइनस p पावर 4। अगर इस वैल्यू को देखें 0.8 अगर इस वैल्यू को हम कंप्यूट करते हैं तो ये वैल्यू आ रही है अराउंड 3%। ये वैल्यू आ रही है 6% के। ठीक है, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट में भी आपको पता हो कि जब भी आपके पास प्रोबेबिलिटी आती है और सारी मैंडेटरी है, मैंडेटरी का मतलब है पहला प्रोसेस भी IO पे जाएगा, दूसरा प्रोसेस भी IO पे जाएगा, तीसरा प्रोसेस भी IO पे जाएगा और चौथा प्रोसेस भी IO पे जाएगा, कोई भी चॉइस नहीं है, तो आप मल्टीप्लीकेशन यूज करते हो। तो ये सारे प्रोसेसेस जो है IO के लिए जाएंगे 0.8 टाइम्स, तो सबको मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी वो 1 में से सब्ट्रैक्ट होगी। तो इस केस में CPU की यूटिलाइजेशन जो है वो बढ़ गई। तो इसका मतलब ये जैसे जैसे मैं मेन मेमोरी को इंक्रीज करूंगी, नाउ सपोज मेन मेमोरी का साइज इज 32 MB एंड प्रोसेस का साइज इज 4 MB। तो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग की मैं बात करूँ तो 8, दैट मीन्स 8 प्रोसेस आ सकते हैं मेमोरी में। तो इस केस में CPU यूटिलाइजेशन क्या हो जाएगी? दैट विल बी 1 माइनस p की पावर 8। दैट मीन्स 1 माइनस 0.8 की पावर 8। तो हो सकता है ये करीबन 80% आए। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे मैं मेन मेमोरी का साइज बढ़ा रही हूँ, CPU की यूटिलाइजेशन बढ़ रही है। और हमारा आइडल एम क्या होता है? हमें CPU की यूटिलाइजेशन मैक्सिमम करनी है। मैक्सिमम मीन्स क्लोज टू 100% करनी है। तो इस तरीके से इसका मतलब मुझे ये समझ में आ गया, मुझे मेन मेमोरी का साइज बढ़ाते जाना है। बट मेन मेमोरी का साइज मैं इनफाइनाइट नहीं बढ़ा सकती, कहीं ना कहीं एक रिस्ट्रिक्शन तो है ही, क्योंकि जितना ज़्यादा साइज लेना है उतना ज़्यादा एक्सपेंस हो गया, उतना ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया सब चीज़ें। और अगेन मैंने बात की थी, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा तो एक्सेस टाइम कम होता, एक्सेस टाइम भी बढ़ता रहेगा, तो हम साइज को बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते, राइट। तो साइज को हम एक इंक्रीज करेंगे तो एक तो प्रॉब्लम आएगी कि एक्सपेंस बढ़ जाएगा, और दूसरी प्रॉब्लम आएगी कि अगर हमने मेन मेमोरी का साइज भी बहुत बड़ा कर दिया, ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू सेकेंडरी मेमोरी का साइज, तो एक्सेस टाइम भी हमारा बढ़ जाएगा। तो नेक्स्ट हमें ये समझ में आया इससे कि CPU की यूटिलाइजेशन
एक तो फॉर्मूला 1 माइनस पी की पावर एन मल्टी प्रोग्रामिंग। तो सीपीयू की यूटिलाइजेशन है 1 माइनस पी की पावर एन, जो एन है डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। अगर एन की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है, मीन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्रोसेसेस आ जाते हैं मेन मेमोरी में, जो कि इम्पॉसिबल सिचुएशन है। इनफाइनाइट से मेरा मतलब है बहुत ही लार्ज वैल्यू जाती है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें, ये वैल्यू आ जाएगी क्लोज टू 1, दैट इज अप्रोक्सीमेटली टू 1, अप्रोक्सीमेटली 100%। और यही हमारा एम है कि हमें सीपीयू की यूटिलाइजेशन बनानी है 100%। तो हाँ, इसका मतलब इन शॉर्ट हमें डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को बहुत बड़ा करना है, मीन्स मैक्सिमम जितने प्रोसेसेस हो सकते हैं मेन मेमोरी में लाएं। तो उसका एक तरीका तो है मेन मेमोरी का साइज बढ़ा दो, बट हमने ऑलरेडी बात की है मेन मेमोरी का साइज बढ़ाने से एक तो एक्सपेंस बढ़ रहा है, और दूसरी चीज़ है उससे एक्सेस टाइम भी कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा। तो हमें मेन मेमोरी का साइज नहीं बढ़ाना है, हमें डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को इंक्रीज करना है। तो फाइनली वी नीड टू डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग कैन बी मैक्सिमाइज्ड। और ऐसा हम कर सकते हैं, जैसे एक एग्जांपल मैं देती हूँ, हम डिटेल में लेटर ऑन पढ़ेंगे, बट मेरा इससे क्या मतलब है ये कहने से कि मेन मेमोरी को हमें इस तरीके से मैनेज करना है कि डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग मैक्सिमम हो जाए। तो आपके पास बहुत सारे प्रोग्राम्स है सेकेंडरी मेमोरी में, 1P5। तो आपको मेन मेमोरी को इस तरीके से एक्सेस करना है कि जब P1 की ज़रूरत है तो P1 को हम मेन मेमोरी में ले आए, P2 को ले आए। अब P2 जो है उसका काम खत्म हो गया, तो हम उसको वापस से सेकेंडरी मेमोरी में ले आएंगे और उसकी जगह सपोज करो P4 को ले आए। तो हमारे को मेन मेमोरी को इस तरीके से मैनेज करना है कि जिस प्रोसेस की ज़रूरत है उसको हम मेन मेमोरी में ले आए, और जिस प्रोसेस की ज़रूरत नहीं है उसको हम सेकेंडरी मेमोरी में ले आए। उसके साथ साथ अगर P1 ऐसा प्रोसेस है जो बहुत ही बड़ा है, तो उसको हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, और जिस पार्ट की जरूरत होगी सिर्फ वही पार्ट को मेन मेमोरी में रखेंगे। जैसे हमने P1 प्रोसेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया और फर्स्ट पार्ट की रिक्वायरमेंट है तो वो मेन मेमोरी में, बाकी सेकेंडरी मेमोरी में। इससे क्या होगा, अगेन P1 के साथ साथ हम और भी प्रोसेसेस को एक साथ मेन मेमोरी में रखेंगे। ये सारे टेक्निक्स, ओवरलेस कंसेप्ट, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। बट मेन मेमोरी को मैनेज करने का मतलब मेरा ये है कि एक प्रोसेस को पूरा भी मेन मेमोरी में मत लेके आओ, जितने पार्ट की रिक्वायरमेंट है उतने को ही हम मेन मेमोरी में लेके आएंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसेस को मेमोरी में रख सके और डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इंक्रीज